हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीबल विसा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। इससे पहले अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कैसे देखना है। और ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, उनमें ये भी है कि जहां तक चांस है, क्वेश्चन यही आता नीट में, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या कौन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जनरली आपके पास ही आएंगे, ये कमी आएंगे कि ये कितने बनाता है, क्योंकि बना के देखना होता है तो उसमें तो टाइम लगता है। उसके लिए इतना टाइम हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन के नहीं मिलता है, क्योंकि अब कई ऐसे आइसोमर्स जिनमें कंपाउंड के आइसोमर्स 15 बनते हैं, 9 बनते हैं, तो 9 या 15 बनाएंगे तो फिर उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें जनरली ये देखना है कि कंपाउंड में हम जब लिगेंड को अरेंज करें, तो अरेंज करने पर अगर उनमें एंगल में चेंज हो रहा है, मतलब वो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, और अगर वो कंपाउंड, दो कंपाउंड है उनका मिरर इमेज बनाओ, अगर मिरर इमेज एक दूसरे को सुपरइम्पोज नहीं कर रहा है, उठा के दूसरे के ऊपर रख दो, अगर वो एक दूसरे को ढक रहे हैं मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव है, नहीं ढक रहे मतलब एक्टिव हो सकता है, या उसको कट करो तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो आज अपन देखते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक के बारे में। तो उससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनोमेट्रिक होते हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ध्यान आना इसमें कि अगर मान लो सेंट्रल मेटल है ना, तो सेंट्रल मेटल से अगर लिगेंड बॉन्डिंग कर रहा है, मेटल से लिगेंड अगर बॉन्डिंग कर रहा है, तो अगर लिगेंड अपने लोन पेयर जो है इसको डोनेट करता है, तो अगर जनरली ऐसा रहता है, अगर लिगेंड जो है उसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल में अगर ये लोन पेयर दे रहा है और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन, तो जनरली तो लिगेंड का काम यही होता है कि वो डोनेट करेगा। तो ऐसे लिगेंड या ऐसे ऐसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो मेटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उनको अपन बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड, क्लासिकल लिगेंड्स। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मेटल है और सामने जो लिगेंड है उसके पास लोन पेयर तो है ही है, लोन पेयर के साथ साथ अगर इसके पास ऑर्बिटल भी वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और मेटल के पास भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये लोन पेयर देके मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक उसी टाइम साइमल्टेनियस ये भी अपने डी इलेक्ट्रॉन इसके इसके पाई वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेता है और लेविस एसिड की तरह वर्क करता है, या इसको बोलता है पाई लेविस एसिड। तो ये क्लासिकल वर्क नहीं है, तो क्लासिकल वर्क तो ये है कि इस लिगेंड का वर्क, लिगेंड का काम ही होता है लोन पेयर देना और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना। तो जो लिगेंड लोन पेयर देते हैं सिर्फ किसको, सेंट्रल मेटल को, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, उनको बोलते हैं क्लासिकल। लेकिन जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल है और वो लोन पेयर लेने की नेचर भी रखता है, उनको क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल। तो यही बात है, नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स। क्लासिकल लिगेंड्स तो ये सारे हो गए, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, है ना, साइनाइड हो गया, ये जो भी है इनमें क्या होता है, ये मेटल को लोन पेयर देकर एक बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये लोन पेयर लेने की नेचर नहीं रख रहे हैं। अगर ये लोन पेयर लेने की नेचर रखते हैं तो फिर इनको बोलते हैं, जो लोन पेयर लेता है
वो लेविस एसिड है, और वो उनका क्लासिकल वर्क नहीं है तो उनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स बोलते हैं। क्लासिकल लिगेंड्स या नॉर्मल लिगेंड्स उसको बोलते हैं जो लोन पेयर देकर मेटल के साथ, डी ब्लॉक के मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, तो उनको बोलते हैं नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड्स। ओके, और जिनमें ऐसा हो, देखो नॉन क्लासिकल पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर, जैसे NiCO4 में ऐसा होता है, जो निकल है, निकल डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सीओ में जो है ऑक्सीजन के साथ दो तो होते हैं इसके कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, इसलिए अपन बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो अभी तक यूज में कितना है, 2 ही आए, अभी तक यूज में तो कितना है, 1 और 2, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पड़े हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। 2 एलिमेंट के बीच में पहला बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अब इसका जो ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा है, और इसके पास भी जो डी ऑर्बिटल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये डी के इलेक्ट्रॉन इसके इसके जो भी ऑर्बिटल, क्योंकि जैसे अभी बताऊंगा मैं, एमओटी के अकॉर्डिंग सीओ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आगे जाके पाई स्टार ऑर्बिटल जो होंगे वो वैकेंट रहते हैं। तो उन वैकेंट ऑर्बिटल में ये डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सिग्मा के जस्ट बाद में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई दोनों साथ साथ बनते हैं साइमल्टेनियस, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, या अगर पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने उसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो बात यही है, यहाँ पे जो सीओ है वो एक लिगेंड है, वो लोन पेयर ले रहा है, तो लोन पेयर लेता है उसको बोलते हैं अपन लेविस एसिड। क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। और लेविस एसिड में वो पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। ऐसे लिगेंड को अपन बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड। इनमें सीओ भी आता है, या वो सारे लिगेंड आते हैं जिनमें लोन पेयर के साथ साथ वैकेंट ऑर्बिटल हो, लोन पेयर के साथ साथ वैकेंट ऑर्बिटल हो। देख लो, सीओ हो जाएगा, C2H4 भी होता है ना। इसके अलावा फॉस्फोरस वाले भी होते हैं, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेट वाले, ये भी हो सकता है। तो फॉस्फोरस के बाद फिर डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। अमोनिया और नहीं हो सकते। नॉन क्लासिकल या पाई एसिड अपने बोलते हैं द एटम आयन एंड ग्रुप, they can they can form they can form sigma bond with central metal, and also having vacant orbital, then they can accept d electrons from central atom in vacant pi orbital. During this time sigma and pi both bond are formed simultaneous. This type of bonding are known as synergic bonding. And and ligand donor atom also behave like as a acceptor. That's why we can say CO हो गया, या that's why we can say ligand is known as acceptor ligand, pi acceptor ligand, non classical ligand, या लेविस एसिड, लेविस पाई एसिड बोलता है। ओके, तो कोई भी एटम आयन मॉलिक्यूल बस लोन पेयर भी हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी, वो ऐसा हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग।
इन मेटल कार्बोनेट, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वही बात है ना। तो ध्यान रखना है अपने को, चाहे NiCO4 हो, मेनली NiCO4 बताया जाता है, मेनली NiCO4 बताया जाता है। इसके अलावा इनमें बता सकते हो आप FeCO5, जिनमें भी आप बताओ कार्बन में। तो क्या होता है इसमें, इसमें होता ये है, जो ये अपना CO है, अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग CO का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2। CO में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6, एक ऑक्सीजन में 8, कितने 14, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, सिग्मा 2s2, फिर यहाँ पे सिग्मा स्टार नहीं आता, फिर यहाँ पे आता π2px, π2py, σ2pz, फिर आता है σ*2s, और फिर आगे वही π*2px, π*2py। तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन, 14, अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, तो ये π* वाले क्या पड़े हैं, खाली, वैकेंट पड़े, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो CO के पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, और CO के पास अभी मैंने बोला था ये मेटल है। CO में कार्बन ऑक्सीजन के पास 2 कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कार्बन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं लोन पेयर की फॉर्म में, तो ये लोन पेयर डोनेट करके बनाएगा सिग्मा कोऑर्डिनेशन, और इसके पास जो π* ऑर्बिटल वैकेंट है, D ब्लॉक के एलिमेंट में D ऑर्बिटल, और निकल में तो आपको पता ही है 3D8, ये इलेक्ट्रॉन पड़ेगी। तो when D block element having D electrons in vacant orbital, and ligand having vacant orbital, during this time D electrons donate in vacant π* orbital and form pi bond। ये D का ऑर्बिटल है, CO में ये P है, इसको आप ये भी बोल सकते D pi P pi, D pi P pi बॉन्ड है ये। और सिग्मा के साथ साथ पाई बनाए साइमल्टेनियस अगर सिग्मा और पाई दोनों बने तो उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ओके, अब बात ये है इस बॉन्डिंग होने से हुआ क्या। पहली बात तो ये बॉन्डिंग उन सभी में होगा जिनके पास लोन पेयर भी हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, तो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा और पाई दोनों साथ साथ बने साइमल्टेनियस, उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, या इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इससे देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं π* में, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन π*। MOT के अकॉर्डिंग, MOT पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग जाके MOT में, तो वहां मैंने बता रखा है π* होता है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे जो CO है उसमें ये इलेक्ट्रॉन इस बार π* में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन π*,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। सीओ का, इसका सीओ का। लेकिन मेटल कार्बन के बीच बोला जाए तो मेटल कार्बन के बीच में देखो आप, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड, ये डोनेशन से पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सर ये बॉन्डिंग होने से सीओ के अंदर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तो कम होगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बट मेटल कार्बन के बीच पूछा जाए, मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो मेटल कार्बन के बीच में तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। ये नोट कर लो आराम से। लेफ्ट साइड बता रखा है सीओ का कॉन्फ़िगरेशन, वो भी ध्यान रखना एमओटी के अकॉर्डिंग। पाई स्टार में वैकेंट, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है, इसी कारण से यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड में कौन सा, डी पाई पी पाई। ओके, तो ध्यान अपने इतना रखना है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ कार्बोनिल हो, कार्बोनिल के पास में पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, मेटल के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सीओ पहले अपने लोन पे डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक उसी टाइम मेटल के डी ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में डोनेट होते हैं और वहां पे सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड डी और पी के बीच बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। और दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियस, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि पाई पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अपन बैक बॉन्ड बोलते हैं। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो इलेक्ट्रॉन आए ये सीओ के एंटी बॉन्डिंग में आते हैं, एंटी बॉन्डिंग में आने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो सीओ की बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मेटल कार्बन की बोला जाए, मेटल और कार्बन के बीच यहाँ सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से सीओ जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। लेकिन मेटल कार्बन का बोला जाए तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं बताऊंगा अभी मैं। अब इसके अलावा सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, मतलब ये इसमें ये तो हुआ कि मेटल जो है और ये जो सीओ था, ये सिग्मा तो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं पाई स्टार में। तो सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा डोनर है और ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, सीयू। ओके,
और इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग से आप ये बोलते हो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ डिक्रीजेस, bond length of CO increases, है ना? बट फॉर मेटल कार्बन, मेटल कार्बन के लिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग पर कहाँ क्या इफेक्ट पड़ा, वो बात है कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तो कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है कि if CO is isolated, that time bond length for CO is 1.128 angstrom. When CO with iron form FeCO5, then bond length for CO is, ऑप्शन था उसमें 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, बताओ। सीओ आइसोलेटेड था, उस समय बॉन्ड लेंथ 1.128 था। सीओ ने आयरन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया FeCO5, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ क्या होगा? उतना ही रहेगा कि 1.151 हो जाएगा, 1.120 मतलब कम हो जाएगा, या 1.129 थोड़ा सा इंक्रीज होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये, मेटल और सीओ, सीओ ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए, सीओ के पास
आई स्टार ऑर्बिटल था और इसने अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए। इससे ये इलेक्ट्रॉन किसमें आए? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग माने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? कम। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन वो इंक्रीज थोड़ी सी ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा ही इंक्रीज होता है। 1.128 है, उसे थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए सेकंड आंसर गलत है। अब मान लो कोई और ऑप्शन होता ही नहीं कि मतलब इंक्रीज वाला, तो फिर अपने को सेकंड करना पड़ता। ये तो ये वाला बोल रहा है कि उतना ही रहेगा, उतना नहीं रहेगा, उतना नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में आने से रिपल्शन बढ़ता है और रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज वाला ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ है या सेकंड है? फोर्थ मोर करेक्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। ओके, एक बात ये, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको इसमें। कई बार आपको ऐसा भी बोल देते हैं, इन द फॉलोइंग which complex having maximum bond strength for CO? For CO और ऑप्शन दिए जाए। जैसे आपको ये बोला जाए कि इसमें कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है, जनरली चारों कॉम्प्लेक्स है, जनरली अपना स्टेबिलिटी देखते हैं उससे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसका 36 हो जाए वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नीज आ रहा है 25 पे, सीओ कितने हैं? 5। तो 5 सीओ से इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 10। एक सीओ 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 25 और 10 35। माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 36। क्रोमियम आता 24 पे, सीओ 6 है, एक सीओ से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2। तो 24 और 12 36 ये भी हो जाएगा। आयरन आता है 26 पे, एक सीओ कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। कितने? 5। 2 इंटू 5 10। 26 और 10 36 ये भी हो रहा है। मैग्नीज हो रहा है 25, सीओ कितने? 6। तो कितने हो जाएंगे? 12। 25 और 12 37। यहाँ क्या आएगा? प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये भी 36। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा जाना सिनर्जिक बॉन्डिंग का रूल है कि अगर अगर ध्यान रखना है
कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव आता है, कॉम्प्लेक्स पर अगर पॉजिटिव आता है तो ध्यान रखना मेटल है, और अगर सीओ है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मेटल है अगर सीओ है, तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है जिस मेटल पे प्लस चार्ज होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसमें, पाई स्टार में, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा, तब यहाँ पे डोनेशन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम किस में आएंगे, पाई स्टार में, पाई स्टार कम आएंगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उससे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज कम होगा, और डिक्रीज कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, हाई। जहां माइनस ज्यादा आएगा वहां मेटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ज्यादा डोनेशन होगा, डोनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग माने से सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। तो तुम इसको ऐसा याद रखते हो, जब आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दे रखे हो और उसमें आपको लगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लगभग सबकी 36 है, लेकिन किसी में माइनस आ रहा है, किसी में प्लस आ रहा है, किसी में न्यूट्रल है, तो जहां प्लस होगा, जहां प्लस होगा वहां डोनेशन कम होगा, कम होगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीमेंट कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, हाई। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको कई बार बोल दे जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर सीओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंज कर देता, बॉन्ड स्ट्रेंथ सीओ की जगह मैं आपको ये बोलता मेटल कार्बन, अगर ये चेंज कर देता, तो फिर ध्यान रखना है मेटल और कार्बन के बीच में जितना ज्यादा डोनेशन होगा उतना बॉन्ड ज्यादा बनेगा, बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वहां पे फिर क्या होगा आंसर, माइनस वाला, इसमें माइनस ज्यादा आ रहे हैं, उसमें डोनेशन हाई होगा, डोनेशन हाई हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मेटल कार्बन देखें तो फिर आपको देना जहां माइनस हाई आ रहा है, और जहां सीओ देखें माइनस कम होना चाहिए, प्लस हाई होना चाहिए, ओके, इस पे कॉम्प्लेक्स, ओके। चलो, ये आपके सामने एक मेटल है, सीओ है, ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे तो डोनेशन होगा, और ये पाई बॉन्ड बनेगा, बीच में सिग्मा बॉन्ड है ही है, तो पाई बॉन्ड बनेगा, बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, फॉर्म बाय फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ एम एंड वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, इस तरह से दिखता है। पाई का वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता ही है, ये ऑर्बिटल इसका, ये इसका, ओवरलैपिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे बढ़ेगा, बीच में एक तरह से आप बोलते हो कि नोडल प्लेन की तरफ बिहेव करेगा, ऊपर मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। तो ऐसा कुछ दिखता है डायग्राम में जब मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। ये इसके लिए थ्योरी है कि मतलब आपको अगर थ्योरी लिखना हो उसमें 12th के बेसिस पर तो बोलते हो लिगेंड विच डोनेट दियर लोन पेयर सेंट्रल मेटल, जो लिगेंड है वो अपना जो लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल को, और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी समय ये इसके डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सीओ मॉलिक्यूल, सीओ मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसमें पाई स्टार बता रहा है कि पाई स्टार क्या पड़ा है, वैकेंट, शो दैट इज दैट इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीओ में एक लोन पेयर है, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, कार्बन के पास भी था ना, कार्बन के पास
कार्बन के पास में भी लोन पर होता है और ऑक्सीजन के पास में भी एक लोन पर होता है, मतलब दोनों डोनर हो सकते हैं। ओके, कार्बन कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर्मिंग मेटल मेटल कार्बन बॉन्ड, जो आगे अपन बोलेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं। सिंस द मेटल एटम जो है मेटल कार्बोनी में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सीओ क्या होता है, न्यूट्रल। अगर मेटल है और सीओ के बीच बॉन्ड बन रहा है तो उस समय मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। accumulates नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल एटम, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वापस अपने डी इलेक्ट्रॉन को इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट करता है। फ्रॉम द मेटल एटम टू सीओ मॉलिक्यूल दिस इज ट्रांसफर कैन बी डन बाय MCO pi bond by the overlapping between appropriate filled d orbital on the metal atom and empty pi star orbital of CO molecule. This type of bonding is known as synergic bonding. कहने मतलब वही है कि CO है, CO के पास लोन पर है, वो देखिए वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, उस वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन को देके वो चार्ज को वापस से न्यूट्रल करता है और स्टेबिलिटी गेन करता है। ओके, कॉन्क्लूजन क्या है सिनर्जिक बॉन्डिंग का, कॉन्क्लूजन वही मेटल और सीओ के बीच सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद में कौन सा, पाई बॉन्ड। मेटल और कार्बन, बिटवीन मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, मेटल कार्बन के बीच तो, एंड बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन सीओ, बट फॉर सीओ electron increase in anti-bonding molecular orbital. That's why bond order for CO decrease and bond length increase. ये conclusion synergic bond. Okay, pi donor pi acceptor ligands, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है क्या, तो कई बार होता है, जैसे एथिलीन होते हैं, ये होता है ना अपने पीछे पर पड़े, जैसे बेंजीन है, बेंजीन अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो बनता ना क्रोमोसिन में, क्रोमोसिन, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड तो अलग मेटल के साथ सिग्मा ही बनाता है, पहला बॉन्ड का सिग्मा, लेकिन डोनेट कौन सा कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और उसी समय ये अपने जो खुद के इलेक्ट्रॉन है, डी के इलेक्ट्रॉन, वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देखें पाई बॉन्ड बनाता है, तो उस समय ये जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो पाई ऑर्बिटल में लेगा, उसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट किया है तो वापस जब उसने एक्सेप्ट किया है तो पाई ऑर्बिटल में ही एक्सेप्ट किया है, उसको बोलते पाई एक्सेप्टर लिगेंड। फेरोसिन में होता है, ये तो क्रोमोसिन हो गया, फेरोसिन में भी ऐसा होता है, FeC5H5 वोल्ट वाइज, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर पीछे देखना आपको मिलेगा, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, दो रिंग के बीच में आयरन होता है,
इसलिए उसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। दो बेंजीन रिंग के बीच में क्रोमियम होता है, इसलिए उसको भी सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन या कार्बन से बने कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक मतलब जब भी कार्बन का किसके साथ बॉन्ड बने? मेटल के साथ, कार्बन और मेटल के साथ बॉन्ड बन जाए। अब चाहे बोले उसमें इलेक्ट्रॉन ये दे रहा हो या कार्बन दे रहा हो, इसका कार्बन भी अपने लोन पेयर को डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बना दे। कुछ जगह होता है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में RMgX ग्रिनार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम मेटल है, आर एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी है, तो ये कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ बना है ग्रिनार्ड रिएजेंट में, है ना। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे अभी अपन देखेंगे। तो ऑर्गेनोमेटलिक उनको बोलते हैं जिनमें जिनमें कार्बन का बॉन्ड या तो मेटल के साथ बनाओ या कार्बन का बॉन्ड, कई बार अपन बोलते हैं कार्बन का बॉन्ड अपने से कम ईएन वालों के साथ। तो कम ईएन वालों के साथ बनेगा तो कम ईएन वाले बिहेव करेंगे मेटल की तरह। अब कम ईएन वाला जैसे कौन हो गया? जैसे बोरोन हो गया, मान लो बोरोन के साथ बन गया कई बार, तो कई बार ऐसा बोलते हैं उसमें वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो उनको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ओके, कंपाउंड इन विच कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और लिगेंड इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद अ मेटल के साथ, मेटलॉइड के साथ, नॉन मेटल के साथ, लाइक बोरॉन फॉस्फोरस इनके साथ में अगर हो, क्योंकि इनकी ईएन, बोरॉन की जो ईएन है वो होती है 2, फॉस्फोरस की होती है 2.1, तो ईएन कम होगी। कार्बन की होती है 2.5, जिसकी ईएन हाई होती है, इसकी ईएन हाई होती है उसमें आता नेगेटिव, इसमें क्या आता पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मेटल की तरह, अभी तो बोलेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक बॉन्ड। ओके, तो ऐसा कुछ है। जब भी कार्बन या तो मेटल के साथ अटैच हो या फिर ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच हो जिसकी ईएन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम, जैसे कुछ कंपाउंड है RMgX में देख लो, मैग्नीशियम के साथ हो गया। फ्रैंकलिन रिएजेंट में जिंक एल्किलस अटैच है। अब ये से ये नहीं है, देखो यहाँ पे कार्बन अटैच किससे? ऑक्सीजन से। सोडियम अलग है, सोडियम मेटल है लेकिन उसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ नहीं है, तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। These are not organometallic compounds because in these compounds metal is not directly attached with carbon, तो इनको अपन नहीं बोलेंगे। ओके, ऊपर वालों को बोलेंगे ग्रिनार्ड रिएजेंट को और फ्रैंकलिन रिएजेंट को, फ्रैंकलिन रिएजेंट एंड ग्रिनार्ड रिएजेंट। फिर जैसे ये कंपाउंड देखो, ट्राई ट्राई मिथॉक्सीबोरॉन बोलते हैं उसको, क्या होता है? ट्राई, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, ट्राई मेथॉक्सीबोरेन। साफ दिख रहा है बोरॉन के साथ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। यहां तो आप देख सकते हो, देखो बोरॉन अटैच है कार्बन से, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ओके, कार्बाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक में नहीं होते हैं, बिकॉज वो क्या होते हैं, कार्बाइड और जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना। जैसे मान लो बेरिलियम कार्बाइड हो गया मान लो, तो यहाँ पे बेरिलियम एक मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है वहां, तो वहां पे जब ये ऐसे मिलता है एक कैटायन और एक एनाइन, कैटायन एनाइन के बीच में वहां पे आयोनिक बॉन्ड मिलता है, जबकि ऑर्गेनोमेटलिक में कोवलेंट या कोऑर्डिनेट नेचर होनी चाहिए, इसलिए ये भी कार्बोनेट और कार्बाइड भी ऑर्गेनोमेटलिक में कंसिडर नहीं होते। ओके, तो ये बात है। अब ऑर्गेनोमेटलिक का भी क्लासिफिकेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड अगर बने मेटल के साथ या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो तो सिग्मा बॉन्डेड बोलते हैं।
पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो पाई बॉन्डेड बोलते हैं। इसी में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनते हैं, इसके बीच मेटल और कार्बन के बीच, तो उनको सिग्मा पाई बॉन्डेड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्डेड में तो कौन कौन आ गया आपके? सिग्मा बॉन्डेड में ये रहा देखो, आर एम जी एक्स, ग्रिनार्ड रिएजेंट। ग्रिनार्ड रिएजेंट में देख लो, ये मेटल है, ये कार्बन है, कौन सा बॉन्ड है ये? सिग्मा बॉन्ड। जब मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड मिले तो मेटल और कार्बन क्या हो गया? ऑर्गेनोमेटलिक। सिग्मा बॉन्ड मिले तो सिग्मा बॉन्डेड। ये भी हो जाएगा अपने फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसके अलावा ये भी हो जाएगा R3Al प्लस TiCl4, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसमें काम आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन, एल्किन का पॉलीमर बनाने में। तो उसमें भी एल्यूमिनियम का बॉन्ड है, आर के साथ आर है, एल्किल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटलिक, और सिग्मा बॉन्ड है वहां पे। इसके अलावा एक ये आता है पीबी C2H5 4, टेट्रा इथाइलेड, टेट्रा इथाइलेड। तो ये भी टेट्रा इथाइलेड जो होता है उसमें कार्बन है, वो मेटल है, मेटल का कार्बन के साथ इस तरह से होता है पीबी CH2CH3, ऊपर भी CH2CH3, CH2CH3 एंड CH2CH3। तो मेटल का बॉन्ड हो गया कार्बन के साथ, ऑर्गेनोमेटलिक, और सिग्मा बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड। पाई बॉन्ड वालों में जिसमें मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड हो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जैसे अपना वो हो गया क्रोमोसिन, क्रोमियम C6H6 वोल्टवाइज। एक हो गया अपने फेरोसिन, आयरन C5H5 वोल्टवाइज। एक और ध्यान रखना, एक होता है जेसी सॉल्ट, ये वाला पोटेशियम प्लेटिनम Cl3, और यहां होता है C2H4। C2H4 एथीन बोल दो या इथाइलिन बोल दो, वहां पे भी पाई के इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं पाई के इलेक्ट्रॉन। किसको? मेटल। उसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड, बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक। और सिग्मा और पाई बॉन्डेड अभी बताऊंगा मैं आपको। जो अपने ऑर्गेनोमेटलिक पढ़ा था अभी सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला, वही होता है। ओके, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड में मेटल और कार्बन के बीच क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसमें कौन कौन आ गया? ग्रिनार्ड रिएजेंट और फ्रैंकलैंड रिएजेंट और जिगलर नाटा, R3Al प्लस TiCl4, R3Al प्लस TiCl4, इसको बोलते जिगलर नाटा, जिगलर नाटा। ओके, इसके अलावा अपने पास कौन आ सकता है? टेट्राएथिलेट, ये भी जो इथाइल है, एंटी नोकिंग एजेंट होता है ये। तो ये सिग्मा बॉन्डेड होते हैं जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड मिलता है, सिग्मा बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड वालों में कौन से? थोड़ा स्ट्रक्चर भी शो कर देना। यस मिलता है, मतलब
साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, यहाँ बीच में आयरन होता है। साइक्लिक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंट डाई इन, यहां से हाइड्रोजन हटाता है इसलिए आता इल, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड। ये भी होता है क्रोमोसिन। बेंजीन रिंग, उनके बीच में क्रोमियम होता है। यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होता है। और एक होता है ये C2H4 होता है एथीन। तो एथीन में भी आपको पता है पाई बॉन्ड जो होता है, ये पाई बॉन्ड डोनेट होता है किसको, मेटल को। इसको भी बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। कार्बन है तो ऑर्गेनिक, और मेटल के साथ है तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। जैसे इसका नाम होता है जैसे सॉल्ट, जैसे सॉल्ट, इसको बोलते हैं क्रोमोसिन, इसको बोलते हैं फेरोसिन। ओके, नेक्स्ट आता है सिग्मा पाई बॉन्डेड, जो भी अपन ने देखा था सिनर्जिक बॉन्डिंग में। निकल सीओ की लोन पेयर देके सिग्मा बॉन्ड, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डी इलेक्ट्रॉन देके कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। जनरली ऐसा देखा जाता है, जनरली ग्रुप 6 से 10, ग्रुप 6 कौन सा, क्रोमियम, 7 में आता है मैग्नीज, 8 में आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये अगर किसके साथ में हो, सीओ के साथ, वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों साथ मिलते हैं। इनको बोलते हैं सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो इनमें क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो सकता है, कौन सा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ बॉन्ड हो, या फिर ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड हो जिसकी ईएन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम हो, जैसे बोरॉन हो या फॉस्फोरस हो, इनकी ईएन कम होती है तो उन पे प्लस आएगा, कार्बन माइनस आएगा, तो वो एलिमेंट मेटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है कार्बाइड है, जैसे ये बोल दिया गया, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। तो कार्बाइड और कार्बोनेट वो नहीं होते हैं क्योंकि उनमें आयोनिक नेचर होती है, जबकि होनी कौन सी चाहिए, कोवलेंट नेचर होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा जाना। एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है इसमें Al+3, और ये जो होता है वो होता है 3 मोल्स ऑफ C-4 कार्बाइड जो होता है, इनके बीच आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में कौन कौन से होते हैं। लास्ट जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है अपना, इसी में मिलता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग से CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है।
मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड बढ़ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर क्लियर, ये आपको ध्यान। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक और अपन छोटा टॉपिक देख सकते हैं कि एक साल ही क्वेश्चन आया था उस पर, जिसको अपन बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट मेनली ये इफेक्ट जो देखा गया था, ये देखा था, ये देखा था ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आपको पता है ऑक्टाहाइड्रल में क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल में मेटल है, लिगेंड दो हो जाएंगे जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो ऐसा माना जाएगा कि अगर अगर ये सिमेट्रिकल ऑक्टाहाइड्रल है, सिमेट्रिकल ऑक्टाहाइड्रल है, तो ऑक्टाहाइड्रल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सब जगह अगर रिपल्शन का, लिगेंड के, इलेक्ट्रॉन का और मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्शन का इक्वल होगा, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन क्या हो अगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा है, मेटल और लिगेंड का कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें इसके डी ऑर्बिटल में जो कॉन्फ़िगरेशन वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल कैसे? सिमेट्रिकल ऐसे कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वो मान लो जेड एक्सिस पर ज्यादा है और एक्स और वाई एक्सिस कम है, तो जहां इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा वहां रिपल्शन भी हाई होगा, और रिपल्शन हाई होगा तो फिर वहां की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और कहीं की बॉन्ड लेंथ कम रह जाएगी, तो वो ऑक्टाहाइड्रल फिर क्या रहेगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान लो ऐसा एक बार मिला था, जैसे मान लो कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स है, जनरली कॉपर हेक्सा में कम ही होता है, लेकिन ये मान लो बताता हूँ, कॉपर +2 है, कॉपर +2 में D9 है, और ऑक्टाहाइड्रल में आपको पता है ऑक्टाहाइड्रल में D के 5 ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करते हैं किसमें? T2Z और इजी में। T2Z और इजी में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, ये DXY, DYZ, DZX, ऊपर वाले DX² - Y² एंड DZ²। ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल ऑर्बिटल है, और ये कौन से हैं? नॉन एक्सियल। तो D9 अगर आप भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो नॉन एक्सियल है वहां तो सब जगह सिमिलर है, बट जो एक्सियल है एक्सिस पर, वहां एक्स और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रिपल्शन भी क्या होगा? हाई होगा। और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन कम है, वहां रिपल्शन कम होगा। इस कारण से ऐसा हो सकता है कि यहाँ की लेंथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज्यादा बढ़ जाए और जेड एक्सिस कम रह जाए। उसकी जो शेप है वो आइडियल ऑक्टाइडल नहीं होगी, और आइडियल ऑक्टाइडल नहीं होगी तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल होगी। तो इसी को ही बोलते हैं डिस्टॉर्शन, बोल दो, ऐसे को बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर के अकॉर्डिंग अगर किसी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, तो सिमेट्रिकल नहीं है तो जहां इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा मिलेंगे वहां रिपल्शन हाई मिलेगा, वहां की उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिले, किसी दूसरे एक्सिस बॉन्ड लेंथ कम मिले, उसकी शेप में डिस्टॉर्शन मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट।
मेनली ये ऑक्टाइड्रल में ज्यादा दिखता है, जिनमें ये एग्जाम्पल आता है कई बार। और भी कॉन्फ़िगरेशन कई बार ये पूछ सकते हैं कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा। जैसे एक बार नीट में ये आया था कि विच डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन does not represent जॉन टेलर इफेक्ट। 2016 में आया था ये। उसमें ऑप्शन थे, D9 था, D7 था, D4 था, D8 था। तो आप तो ऑक्टाइडल पे फोकस करें। ऑक्टाइडल में D के 5 ऑर्बिटल, T2G एंड EZ। तो आप देखोगे कि इनमें D9 को अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर डिस्टॉर्शन होगा उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ऊपर सिमेट्रिकल देख लो, नहीं सिमेट्रिकल नहीं है D7 में 1 2 3 4 5 6 7। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में नहीं है। जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर रिपल्शन होगा, यहाँ कम होगा। D4 में स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग भरोगे 1 2 3 एंड 4। तो एक्स वाई में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, वाई जेड में एक ही मिला, और जेड एक्स में भी। और यहां के अकॉर्डिंग नहीं भरते हो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है वीक में। बट अगर आप D8 दोगे तो D8 में आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे भी सिमेट्रिकल है सब में, ऊपर भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, हर जगह रिपल्शन बराबर होगा, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगी। तो ऐसा कौन सा होगा? D8। ओके। जॉन टेलर इफेक्ट जो है वो अपने को किन किन में मिलेगा? जॉन टेलर इफेक्ट अपने को ध्यान रखना है, D9 में मिलेगा, D7 में, D4 में। इनमें तो 100% ही मिलेगा। अपने को ये ध्यान रखना है, D9, D7, D4 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और चाहे वीक फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दोनों केस में जॉन टेलर इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। कौन कौन शो नहीं करेंगे? D3 नहीं करेगा, D8 नहीं करेगा, और D10 नहीं करेगा। इनमें आपको नहीं मिलेगा। D3 में भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, स्प्लिट हुए T2G एंड EG। D3 में तो ऑलवेज 1 2 3 स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सब में ऐसे ही भरा जाएगा।
इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो सिमेट्रिकल होगा तो फिर जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। बहुत बहुत कम अमाउंट में किस होगा, D1 और D2 में, वेरी लेस डिस्टॉर्शन। और कुछ में ऐसा D6 है, D6 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ शो नहीं करेगा। D6 में 1 2 3 4 5 6, तो यहां सिमेट्रिकल है, ऊपर भी सिमेट्रिकल है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ शो नहीं करेगा। लेकिन वीक फील्ड हो तो वीक फील्ड में लिगेंड अगर वीक है तो फिर 1 2 3 4 5 एंड 6 नीचे सिमेट्री नहीं है, तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ शो करेगा। इसका जस्ट उल्टा है D5 में। D5 जो है वो वीक फील्ड के साथ शो नहीं करेगा, वीक फील्ड लिगेंड के साथ शो नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ शो करेगा। स्ट्रॉन्ग के साथ क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, दो जगह 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक जगह 1 आएगा। तो सिमेट्री नहीं है तो मतलब वो शो करेगा ही करेगा। ओके, तो जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अरेंज है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, हर जगह अगर रिपल्शन अट्रैक्शन इक्वल है तो एक सिमेट्री रहती है। अगर जो भी सेंट्रल मेटल है उसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है, सिमेट्रिकल है, तो हर जगह रिपल्शन भी इक्वल रहेगा और उसकी ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। बट ऐसा देखा गया है जब कई बार अगर जैसे D9 कॉन्फिगरेशन है तो अगर सिमेट्री नहीं मिलती है तो फिर किसी किसी एक एक्सिस पर रिपल्शन हाई मिलेगा, वहां की लेंथ बढ़ जाएगी, किसी जगह रिपल्शन कम मिलेगा, वहां की लेंथ कम रह जाएगी, तो उनकी शेप आइडियल नहीं मिलेगी, उसमें कोई ना कोई डिस्टॉर्शन मिलेगा, उसी को बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। मेनली मिलेगा D9 में, D7 में, D4 में, इनमें तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, D4 D7 D9 में, D3 डी D3 में, D8 और D10 में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री था, इसमें कुछ एप्लीकेशन भी ध्यान रखना, जैसे कई बार क्रोमियम+3 आयन जो है उस कारण से जैसे कुछ स्टोन्स जो होते हैं, जैसे अपन जो वो स्टोन्स पहनते हैं रिंग में, तो उनमें जो कलर होता है ऑरेंज कलर, तो ये थोड़ा वो क्रोमियम+3 आयन्स के कारण आता है ना। तो ये कुछ एक पॉइंट एनसीईआरटी लास्ट में लिखे हुए हैं यूजफुल में, तो वहां एक ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनका डेली लाइफ में भी यूज होता है। इसमें से एक ये है इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी स्टोन्स रहते हैं जेम स्टोन्स, उनमें भी कलर का रीजन आयन्स रहते हैं, क्रोमियम+3 आयन रहता है वहाँ पे। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ में, तो नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू।